आज नया टॉपिक अपने शुरू करेंगे। राजस्थान में सिंचाई परियोजना। राजस्थान में सिंचाई परियोजना। सिंचाई के बारे में जानते हो आप सभी, क्या होती है सिंचाई, किसे कहते हैं सिंचाई? फसलों को पानी देना, कैसे? वर्षा के माध्यम से। तो हमें ध्यान रखना है, मानव जब किसी प्रकार से, किसी माध्यम से जब फसल को पानी देता है तो क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। मानव के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कृत्रिम होते हैं। तो हम लिखेंगे सिंचाई के अंदर लिखेंगे कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम तरीके से फसलों को पानी देने की पद्धति, पानी देने की पद्धति सिंचाई कहलाती है। सिंचाई कहलाती है। अब अगली अपने बात करें तो अगली हमें जो बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं है। अगर है तो क्यों है? तो हमें ध्यान रखना है, राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। लेकिन राज्य तो बड़ा है, लेकिन एक तो वर्षा कम होती है, दूसरी बात नदियां कम है। इसलिए राजस्थान का लगभग 2/3 भाग, लगभग 66% जो भाग है वो वर्षा पर निर्भर रहता है। अगर वर्षा पर निर्भर रहता है, वर्षा की अनियमितता होती है, वर्षा की अनिश्चितता होती है, या तो वर्षा होती नहीं है, होती है तो जिस टाइम होनी चाहिए उस टाइम नहीं होती है, जिस कारण फसलें बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, फसलें बोई नहीं जाती। अगर बो दी जाती है तो ऊपर से सिंचाई है वो हो नहीं पाती, पानी मिलता नहीं है, पानी नहीं मिलने के कारण फसलें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसलिए राजस्थान के अंदर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो एक बात नोट करते हैं कि राजस्थान के कृषि योग्य भूमि का, राजस्थान की कृषि योग्य भूमि का 2/3 भाग वर्षा पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। अगली हम बात नोट करते हैं, राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता, राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता, यहां से हमारे प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है। तो पहली बात, राजस्थान में वर्षा की कमी है। राजस्थान में क्या है? वर्षा की कमी है। दूसरी बात हम नोट कर सकते हैं, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता, निश्चित नहीं है कि वर्षा कितनी होगी, ज्यादा भी हो सकती है वर्षा, राजस्थान में कम भी हो सकती है। तो वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता, अनियमित का मतलब है नियमित नहीं है। हो सकता है बरसात शुरुआत, जब अपने बात करें फसल बोने की शुरुआत होती है उस समय अच्छी बरसात हो जाए, और उस बरसात के बाद में हो सकता है कि अगले जो 2-3 महीने में बरसात न हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बरसात इतनी ज्यादा हो जाए कि फसल ज्यादा पानी से खराब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि
जिस समय फसल बोनी है उस टाइम बरसात आए नहीं तो भी क्या है, फसल होगी नहीं। इसलिए अनिश्चित मात्रा, मात्रा की बात होती है। अनियमित का मतलब होता है समय से, वर्षा का समय निश्चित नहीं है और वर्षा होती वैसे क्या है राजस्थान में कम है। अगली बात अपने नोट कर सकते हैं, भूमिगत जल स्तर का गिरना। भूमिगत जल स्तर का गिरना। भूमिगत जल स्तर, भूमिगत जल स्तर से जो मतलब है यहाँ पर वो है अपने जैसे भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है अपने कुओं से या नलकूप से जो पानी उपयोग करते हैं, है ना, पानी ज्यादा उपयोग कर लिया, पानी ज्यादा उपयोग करने के कारण भूमि के अंदर जो जल था उस जल की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। आने वाले समय के अंदर जो भूमिगत जल है वो समाप्त हो जाएगा या मीठा पानी नहीं रहेगा, खारा हो जाएगा जो पानी बचा है वो। तो भूमिगत जल स्तर का गिरना, अगर भूमिगत जल स्तर गिर जाएगा तो आने वाले समय में उन क्षेत्रों में फसलें नहीं हो पाएगी। इसका एक ही ऑप्शन है कि हम सिंचाई सुविधाओं का क्या करें, विस्तार करें, हम नहरों का निर्माण करें, हम बांधों का निर्माण करें जिससे पानी इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये भी एक कारण है कि भूमिगत जल स्तर गिर रहा है, इसलिए सिंचाई परियोजना की राजस्थान में क्या है, आवश्यकता है। और एक पॉइंट अपने लिख सकते हैं, सतही जल का अभाव। सतही जल का अभाव, सतही जल के अभाव से मतलब है कि राजस्थान के अंदर जो नदियां हैं, नदियों की संख्या कम है। अगर नदियां है तो वो साल भर नहीं बहती है, सतह के ऊपर पानी नहीं है, कम पाया जाता है, नदियां कम बहती है। तो ये जो 5 कारण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 कारण हमसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा जो कारण है वो राजस्थान में सिंचाई परियोजना के लिए आवश्यक है या आवश्यक नहीं है। तो ये जो 5 कारण आपके सामने लिखे हुए हैं ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये इस स्थिति को प्रकट करते हैं कि राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजना की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिया क्या सभी ने? आगे लिखो, फिर इसके बाद हम हेडिंग लगाते हैं, वर्तमान राजस्थान में सिंचाई परियोजना। वर्तमान राजस्थान में सिंचाई परियोजना। कितने प्रकार की परियोजना है वर्तमान राजस्थान में? तो वर्तमान राजस्थान में कितने प्रकार की परियोजना कह सकते हैं हम? तो वर्तमान राजस्थान में 4 प्रकार की परियोजना है। कौन कौन सी 4 प्रकार की परियोजना है, बात कर लेते हैं। वर्तमान राजस्थान में सिंचाई परियोजना। देखो, सबसे पहले 1 नंबर पे अपने बात करते हैं, सबसे बड़ी जो परियोजना होती है जिसके एक से ज्यादा उद्देश्य होते हैं उन्हें बोलते हैं अपनी बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद में जो बड़ी परियोजनाएं होती है उन्हें बोलते हैं वृहत परियोजना। जो बड़ी परियोजनाएं उन्हें क्या बोलते हैं, वृहत परियोजना या वृहत सिंचाई परियोजना। इनका जो संबंध होता है वो कई उद्देश्यों को लेकर के होता है। सिंचाई भी, सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करवाती है, पेयजल आपूर्ति भी होती है, मछली पालन भी होता है, वृक्षारोपण भी होता है। आगे इनके बारे में अपने बात करेंगे।
वृत्त सिंचाई परियोजना का जो लिया जाता है मतलब वो एक बड़े क्षेत्र पर सिंचाई से लिया जाता है। कितनी है अपने वृत्त सिंचाई परियोजना राजस्थान के अंदर? वृत्त सिंचाई परियोजना की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी संख्या है इनकी? 8। इसके बाद वृत्त के बाद में कौन सी सिंचाई परियोजना होती है? देखो, सबसे पहले अपने बात करें, सबसे पहले है बहुउद्देश्य परियोजना। नाम से पता चल रहा है कि एक से ज्यादा उद्देश्य है। वृत्त सिंचाई परियोजना एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर क्या है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। फिर एक होती है लघु और एक होती है मध्यम। लघु होती है वो सबसे क्या होती है, छोटी होती है, और लघु और वृत्त के बीच में कौन सी होती है, मध्यम होती है। तो मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। इस प्रकार से ये होती है। वृत्त सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 8। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या है 5। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 5। और लघु सिंचाई परियोजना की संख्या कितनी है? 41। लघु सिंचाई परियोजनाओं की संख्या 41। अब बात आती है बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना। ये क्या है? तो बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना, पहली बात तो ये है कि किसी एक राज्य के द्वारा संचालित नहीं की जाती। या तो केंद्र सरकार संचालित करती है, पैसे वो केंद्र सरकार देती है, या 3, 4 या 2 राज्य मिलकर के आपस में जो हिस्सा बांट करके उसका क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। तो इनकी संख्या अपने कोई निश्चित नहीं लिख सकते। हमसे अगर प्रश्न आएगा, अगर संख्या किसी चीज की पूछी जाएगी तो संख्या हमसे इन तीनों के बारे में पूछी जाएगी। इनमें हम बड़ी बड़ी परियोजना देख लेंगे, बहुउद्देश्य परियोजना जैसे भाखड़ा नागल है, पोंग बांध परियोजना है, चंबल परियोजना जो बड़े स्तर की परियोजना है वो इसमें आएगी, माही बजाज सागर परियोजना है वो इसके अंतर्गत आएगी। उनके बारे में अपने बड़ी बड़ी थोड़ी चर्चा देख लेंगे। इससे पहले अपने कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे अपने बात करें कि जैसे भारत के अंदर मान लिया कि कुल 100% क्षेत्रफल है जहां क्या होती है, सिंचाई होती है। तो इनमें से राजस्थान में कितने प्रतिशत है सिंचाई वाला क्षेत्र? भारत के कुल सिंचाई का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? तो हम लिखते हैं भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का, भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 9% भाग राजस्थान में पाया जाता है। 9% भाग राजस्थान में पाया जाता है। अगली बात, जो भी क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को बड़ी नदियों के आधार पर बेसिन में बांटा जाता है। जैसे ये कोई नदी बह रही है, ये नदी है, ये नदी की सहायक नदी है, तो ये एक बड़ा क्षेत्र बन जाता है, इसे बोलते हैं नदी बेसिन। इसकी जो सहायक नदी है उसे बोलते हैं उपनदी बेसिन, और इसकी भी कोई सहायक नदी है ये वाली, तो ये सूक्ष्म नदी बेसिन कहलाती है। इस प्रकार से कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन कितनी है, उपनदी बेसिन कितनी है, और सूक्ष्म नदी बेसिन कितनी है। तो ये एक आंकड़ा है जो हमें ध्यान रखना है। कोई बड़ी नदी है उसके अंदर जितनी भी नदियां आकर के मिल रही है वो एक नदी बेसिन है, बड़ी नदी बेसिन है। उसकी कोई सहायक नदी है, उसका जो क्षेत्र है वो उपनदी बेसिन है, उस सहायक की भी कोई सहायक नदी है तो वो सूक्ष्म नदी बेसिन है, छोटी होगी और ज्यादा छोटी है। तो इस प्रकार से कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। तो हम एक बात लिख देते हैं, लिखिए राजस्थान में, या राजस्थान में ऐसे लिखते हैं 15 नदी बेसिन, 58 उपनदी बेसिन तथा 541
सूक्ष्म नदी बेसिन, सूक्ष्म नदी बेसिन स्थित है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो कि ये खमनोर की पहाड़ी से एक नदी निकली है, इस नदी का नाम क्या है? बनास नदी है। बनास की सहायक है आयडिया बेड़स नदी। ये तो मुख्य नदी बेसिन है, ये उपनदी बेसिन है। और इसकी सहायक हमने पढ़ ली, जैसे अपने एक नाम पढ़ लेते हैं, जैसे इसकी सहायक नदी है गंभीरी, ये गंभीरी है, तो ये क्या हो गई? सूक्ष्म नदी बेसिन होगी, इसे बोलेंगे सूक्ष्म नदी बेसिन। और जब इस पूरे क्षेत्र को बोलेंगे तब ये कौन सा हो गया? ये नदी बेसिन हो गया, ये उपनदी बेसिन हो गया इसका क्षेत्र। और जब इसकी इसकी एक सहायक नदी है, ये कौन सी होगी? सूक्ष्म नदी बेसिन। तो इनकी संख्या हमें ध्यान रखनी है। ये राजस्थान में 15 नदी बेसिन है, 58 उपनदी बेसिन है और 541 क्या है? उपनदी बेसिन है, या सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र है। छोटा जो क्षेत्र होता है ना, सूक्ष्म, इसे बोलते हैं। अब अगली अपने बात करते हैं कि जैसे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल कहां पर है और सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल कहां पर है? तो सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र कहां है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल तो जिला आता है गंगानगर। कौन सा जिला आता है? गंगानगर। अगर हमसे पूछे कि न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल, सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्रफल कौन से जिले के अंदर है, तब कौन सा जिला आता है? राजसमंद। तो लिखेंगे राजसमंद, राजसमंद। ये तो होगी क्षेत्रफल के ऊपर बात। अगर हमसे पूछे प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत सिंचित क्षेत्र का सबसे ज्यादा कौन से जिले में है सर्वाधिक, तो कौन सा जिला है? गंगानगर। ये सबसे ज्यादा सिंचाई वाला क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से कौन से जिले में है? गंगानगर में। और न्यूनतम कौन से जिले में प्रतिशत की दृष्टि से? चूरू जिले में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम है राजसमंद के अंदर, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजसमंद। अगली बात की राजस्थान के कौन से भाग में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है? जैसे ये राजस्थान का मैप हम बना लेते हैं, इसमें आप बताओ कि कौन से भाग में ज्यादा सिंचाई होती है? इस वाले भाग में सिंचाई ज्यादा होती है, इस वाले भाग में ज्यादा होती है, इस वाले भाग में सिंचाई ज्यादा होती है, या इस वाले भाग में, या इस बीच वाले भाग में? कौन से में? गंगानगर हनुमानगढ़ वाले में ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात गलत है आपकी। ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है किसी भाग की अगर बात करें तो वो कौन से भाग में होती है? पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है, पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। आपने प्रश्न को सही ढंग से सुना नहीं, हमने सिर्फ ये बात की कि राजस्थान के कौन से भाग में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, तब तो उत्तर होगा भी राजस्थान के पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। भले वो कुएं द्वारा हो, भले वो नलकूप द्वारा हो, भले वो नदी द्वारा हो, भले वो नहर द्वारा हो, सिंचाई की बात हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कहा गया कि नहर द्वारा हो रही है। जब नहर का नाम आ जाए तब कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये गग्गर प्रदेश वाला क्षेत्र हो जाएगा, गंगानगर हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ वाला। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एक बात नोट करते हैं, लिख दीजिए आप, लिखिए राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला भाग, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला भाग कौन सा भाग है? पूर्वी प्रदेश या पूर्वी भाग, पूर्वी भाग, ये हम ध्यान रखेंगे।
अगली बात लिख दीजिए आप, राजस्थान में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान या कौन सा प्रदेश, गग्गर प्रदेश। इसमें आ जाएंगे गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ये हमें ध्यान रखना है। अगली बात अपने करते हैं, राजस्थान में सिंचाई के साधन, जैसे कुआं है, नलकूप है, थोड़ा सा प्रतिशत भी देखेंगे भी, सबसे ज्यादा किससे होता है, उससे कम किससे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर भी नहर से अगर सबसे ज्यादा सिंचाई हो रही है तो कहाँ हो रही है, नहर से सबसे कम सिंचाई हो रही है तो कहाँ हो रही है, कुएं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ हो रही है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले सिंचाई के साधन के रूप में हम एक नंबर पे पढ़ते हैं नलकूप। नलकूप जानते हो आप लोग, क्या होता है नलकूप, ट्यूबवेल, क्या सही है क्या ट्यूबवेल? कुएं और ट्यूबवेल में अंतर है क्या, क्या अंतर है? सिंचाई के साधन के रूप में अगर कुएं और ट्यूबवेल की बात करें तो क्या अंतर है, बताओ, कोई अंतर है तो बता दो मेरे को, मुझे तो कोई अंतर लगा नहीं कुएं और ट्यूबवेल के अंदर। नलकूप क्या है फिर, नलके से सिंचाई करके देखिए कभी तो, ट्यूबवेल नहीं होता, अंतर होता है। कुआं अलग है, नलकूप अलग है। कुआं होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से चलता है, और नलकूप है ये जो सामान्य अपने तापीय ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इससे चलता है। समर्सिबल मोटर नहीं देखी आपने, खेतों में जो लगी होती है, बड़े मच्छी मोटर बोलते हैं, उसे नलकूप बोलते हैं, ठीक है। और कुआं वो होता है जो ट्रैक्टर से चलता है ना, ट्रैक्टर से सीधा चलता है, अल्टरनेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, पंखी लगी होती है, वो पंखी घूमती है, उससे चलता है। अंतर है कि नहीं है, कुएं के अंदर गड्ढा बना होता है और नलकूप के अंदर गड्ढा नहीं होता, सीधी पाइप डली होती है, अंतर है कि नहीं है, बिल्कुल है अंतर। तो लिखते हैं अपने, सबसे पहले एक नंबर पे, सबसे पहले एक नंबर पे कुआं पढ़ लेते हैं, चलो अपने, नलकूप नहीं समझ में आया, नलकूप लिख लिया एक नंबर पे क्या, कोई बात नहीं, नलकूप लिख लो फिर, लिखो एक नंबर पे, लिखो सिंचाई के साधन में नलकूप। नलकूप से राजस्थान के अंदर लगभग लगभग 48.73% सिंचाई होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, नलकूप से होती है। सबसे ज्यादा होती कहां है, सबसे ज्यादा तो जोधपुर में, नलकूप से 48% सिंचाई होती है, सबसे ज्यादा कहां होती है, जोधपुर में होती है। सबसे कम कहां होती है, तो राजसमंद में होती है, सबसे कम कहां होती है, राजसमंद में। अब अपने कुएं की बात कर लेते हैं, तो लिखिए कुआं, कुएं से लगभग लगभग हम कह सकते हैं 19% सिंचाई होती है। कुएं से कितनी सिंचाई होती है, 19% सिंचाई होती है। सबसे ज्यादा होती है झालावाड़ में, सबसे ज्यादा कहां होती है सिंचाई, झालावाड़ में, और सबसे कम कहां होती है, तो गंगानगर में, सबसे कम है गंगानगर में। अब बात करते हैं हम नहर की, 3 नंबर पे हम लिखते हैं नहर।
नहर से लगभग लगभग हम बात करें तो 29%, और पूरा आंकड़ा लिखें तो 29.52%। 29.52% या बड़ा बड़ा 29 भी याद रख सकते हैं। सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है नहर से? गंगानगर में। सबसे कम कहाँ होती है? तो दौसा में। सबसे कम है दौसा में। अब बात आती है इसके बाद तालाब की। तालाब से सबसे कम सिंचाई होती है। तालाब से लगभग 0.41% सिंचाई होती है, जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ सिंचाई होती है? उदयपुर में सिंचाई होती है। इसके न्यूनतम का आंकड़ा मेरे पास है नहीं कि न्यूनतम, क्योंकि तालाब सर्वाधिक में अपने एक उदयपुर का नाम सुनते हैं। न्यूनतम बाकी कोई ऐसे जिले नहीं है जहां तालाब से सिंचाई हो, है ही नहीं जहां तालाब से सिंचाई होती है, बहुत ही कम। कोई एक आधे जिले में भले मिल जाए, अधिकांश जिलों के अंदर तालाब से सिंचाई होती नहीं है। इसलिए इसका एक आंकड़ा हमें ध्यान रखना है, उदयपुर। उसलिए नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जोधपुर में, कुएं से सर्वाधिक सिंचाई झालावाड़ में, नहर से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में, और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई उदयपुर में। अब एक बात नोट लगा के लिख दीजिए, लिखिए कुएं व नलकूप दोनों से संयुक्त, कुएं व नलकूप दोनों से संयुक्त सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, तो जिला है जोधपुर। कौन सा जिला है? जोधपुर। जोधपुर में नहरें नहीं है। जोधपुर में जो भी सिंचाई होती है या तो कुओं के माध्यम से होती है या नलकूप के माध्यम से होती है। अगर दोनों का एक साथ पूछ ले, कुएं व नलकूप, तब कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। अलग अलग पूछे तो हमें अलग अलग ही ध्यान रखना है। आंकड़े हैं, आंकड़े याद करने पड़ेंगे। अब आगे बात करते हैं इसके बाद हम राजस्थान के अंदर बहुउद्देशीय परियोजना, जो चार्ट बनाया था ना, उसके अकॉर्डिंग अपने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, उनको पढ़ते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने? साफ कर देंगे इसको। आप में से कोई पीटेट का पेपर दे गया है था? कौन दे गया? कैसा हुआ? कैसे प्रश्न ज्यादा आए थे? हुँ? विश्व के? इंडिया जीके तो होता ही है पीटेट के अंदर। करंट तो आता है, करंट होता है ना इसके अंदर, करंट पढ़ना होता है, पता नहीं था आप लोगों को? राजस्थान का एक ही प्रश्न था। पेपर है क्या आपके पास? चलो आगे हेडिंग लगाओ अपने। राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी होती है? वह परियोजना जिसके अनेक उद्देश्य हो, वह परियोजना जिनके अनेक उद्देश्य हो या एक से अधिक उद्देश्य की क्या करती हो? पूर्ति करती हो। लिखेंगे वे परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हो।
वो कौन सी परियोजना कहलाती है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, लिख सकते हैं। सिंचाई सुविधा, खेतों में लगाने के लिए पानी। पेयजल आपूर्ति, पीने के लिए पानी। वन संरक्षण, वनों का संरक्षण किया जा सकता है। जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। अगर पानी है पास में तो मछली पालन किया जा सकता है। मछली पालन की सुविधा, अगर बड़े बांध और पानी की आपूर्ति सही होती है तो जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। अगर लंबी चौड़ी बिल्कुल सही नहरें हैं, लंबे समय तक पानी चलता है, तो परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। कौन सी परिवहन सुविधा? जल परिवहन। तो ये इतने उद्देश्य हो सकते हैं, इनसे और भी हो सकते हैं, और भी उद्देश्य बना सकते हैं। अपने प्रमुख उद्देश्य जो हमने नोट कर लिए हैं, सिंचाई सुविधा, पेयजल आपूर्ति, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, जैव विविधता का संरक्षण, ये सारे के सारे उद्देश्य होते, अगर पूरे हो रहे हैं, इनमें से 2-3 उद्देश्य भी पूरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वह परियोजना किस प्रकार की है? बहुउद्देशीय परियोजना है। इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे क्या पेपर में? आपने तो पढ़ रखी है पहले, आप भी देखे थे पेपर, तो आपको क्या पता प्रश्न है? देखे प्रश्न अपने पढ़े, उसमें से आए हैं क्या? सह्याद्री वाला, पश्चिमी घाट वाला, सबसे दक्षिण की सबसे छोटी नदी, ये ज्यादा डीप पूछ लिया। सबसे दक्षिणतम पूछ लेता, सबसे छोटी का तो किसको ढूंढे? छोटी तो नदी है, ऐसे बहुत छोटी छोटी नदी है। अब कहते राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, तो पढ़ने के लिए हम पढ़ लेते हैं काकनीय नदी है, लेकिन क्या पता है, क्या गारंटी है कि इस साल वो सबसे छोटी हो सकता है, उससे छोटी भी कोई 2 किलोमीटर चल के ही बंद हो गई हो, उसको उठा के दे दे तो। भारत की तो, हाँ तो उसमें ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शनों में से बताना था। चंबल, बनास और, चंबल और बनास में तो चंबल लंबी है ना, माही छोटी है, चंबल चंबल की लंबाई ज्यादा है। चलो आगे बात करते हैं अपने, ये उद्देश्य हो गए। एक बात लिखनी इसमें और लिख दीजिए आप, बहुउद्देश्य परियोजनाएं आधुनिक भारत का मंदिर है। बहुउद्देश्य परियोजनाएं आधुनिक भारत का या आधुनिक भारत के मंदिर है। ये बात किसने कही है? जवाहरलाल नेहरू ने कही है। ये बात हमें ध्यान रखनी, ये कई बार पूछ ली जाती है। इसमें अपने को ध्यान रखना है, आगे परियोजना की अगर अपने बात करें तो एक हम पढ़ते हैं, सबसे पहली परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना। एक नंबर पे लिखिए भाखड़ा नांगल परियोजना।
भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना में हमें पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। किनकी संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 3 राज्यों की। तो लिखेंगे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना। राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की क्या है? यह है संयुक्त परियोजना। निर्माण शुरू होता है इसका 1948 में। तो लिखेंगे निर्माण प्रारंभ, या सीधा लिख देते हैं निर्माण। इसका निर्माण होता है 1948 से 1962 के मध्य। दोनों बात एक साथ लिख लेते हैं। निर्माण 1948 से 1962 के मध्य इसका निर्माण होता है। इसमें प्रमुख रूप से 2 बांध बनाए जाते हैं। कितने बांध बनाए जाते हैं? 2 बांध बनाए जाते हैं इसमें। कौन कौन से बांध है? एक तो भाखड़ा बांध और एक कौन सा है? नांगल बांध। तो पहली बात करते हैं भाखड़ा बांध की, भाखड़ा बांध, और दूसरा है नांगल बांध। भाखड़ा बांध कौन सी नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। नांगल बांध भी कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर ही। दोनों के दोनों बांध कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर यह बांध स्थित है। किस प्रकार से स्थित है इसकी अपने अभी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये नदी आ रही है अपनी सतलज, और सतलज पर पहला बांध ये आ गया आपने भाखड़ा बांध। पहला कौन सा बांध आता है? भाखड़ा बांध आता है। ये पड़ता है बिलासपुर के अंदर। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है बिलासपुर। फिर ये आगे नदी इस प्रकार से बहती है, और फिर इस पर एक बांध क्या आ जाता है? और आ जाता है। इस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम है नांगल बांध। ये रोपड़ पंजाब में पड़ता है। रोपड़ पंजाब में। बाई चांस हमसे पूछ ले कि भाखड़ा बांध है वो कहां पर, कौन से राज्य के अंदर आ गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और नांगल बांध कहां पे आ गया? कौन से राज्य में आ गया? तो पंजाब के अंदर आ गया। अब इस बांध के बाद में ये नदी तो आगे, इधर वाला नोट कर लिया क्या? इस बांध से प्रमुख रूप से 2 नहरें निकाली गई। इस बांध से कितनी नहरें निकाली गई है? 2 नहर निकाली गई है। कौन कौन सी 2 नहर है? कहां कहां इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? थोड़ा सा हम ध्यान रख लेते हैं। तो एक तो इससे निकलती है बिस्त दोआब नहर। बिस्त दोआब नहर। एक नहर का नाम क्या है? बिस्त दोआब नहर। और एक नहर का नाम हमें इसमें ध्यान रखना है, भाखड़ा नांगल नहर। एक नहर कौन सी है? भाखड़ा नांगल नहर। अब हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो कौन सी बात ध्यान में रखनी है? भाई राजस्थान को कौन सी नहर से सिंचाई होती है? तो राजस्थान को सिंचाई है वो भाखड़ा नांगल नहर से होती है, हनुमानगढ़ में। भाखड़ा नहर का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? कहां तक बहती है भाखड़ा नहर? कहां तक? हनुमानगढ़ में। सूरतगढ़ तक लगभग बहती है।
सुरतगढ़ तक इसका पानी पहुंचता है। तो ध्यान रखेंगे, भाखड़ा नहर है वो प्रमुख रूप से हनुमानगढ़ के अंदर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। कुछ हिस्सा राजस्थान अपने गंगानगर का भी आता है, लेकिन प्रमुख रूप से कौन सा अपने जिला हो गया, हनुमानगढ़। तो ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है। बना लिया गया, ये बना लो इसे। इस भाखड़ा बांध के बारे में ध्यान रखना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध, और इसका निर्माण किससे किया गया है, कंक्रीट से निर्मित है। और कहते हैं कि इस बांध को बनाने में इतनी कंक्रीट लगी थी कि एक बार विश्व की सारी सड़कें बन जाई, इतनी कंक्रीट लगी थी इसके अंदर, बहुत खर्चा आया था इसके अंदर। अब जो दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है वो विद्युत उत्पादन के बारे में ध्यान रखना है। एक उद्देश्य तो पूरा हो ही गया कि पेयजल आपूर्ति होती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जहां सिंचाई सुविधा है वहां पेयजल आपूर्ति अपने आप होती है, और यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जब इन बांधों से पानी नीचे गिरता है तब लाइट बनती है यहाँ पे। इन दोनों बांधों से कितनी लाइट बनती है, तो इन दोनों बांधों से 1532 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कुल विद्युत उत्पादन 1532 मेगावाट। राजस्थान का हिस्सा भी जो 1532 मेगावाट लाइट बनती है दोनों बांधों से, उनमें से राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 15.2%। 15.2% करते हैं तो लगभग 233 मेगावाट राजस्थान का हिस्सा है 15.2% के रूप में। और अगर वैसे संख्या देखें तो 233 मेगावाट। ये बात हमें ध्यान रखनी है इसकी। क्या टाइम हो गया, पढ़ाई का टाइम हो गया, बता। 14 मिनट पड़े, एक परियोजना और कर लेते। ये नोट कर ली क्या सभी ने? अगली परियोजना लिखो, व्यास परियोजना। व्यास परियोजना। व्यास परियोजना की अपने बात करें, व्यास परियोजना किनकी संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान की, पंजाब की और हरियाणा की संयुक्त परियोजना। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना। कौन सी नदी पर स्थित है, व्यास नदी पर स्थित है।
कौन सी नदी पर स्थित है? व्यास नदी पर स्थित है। देखो, इस परियोजना का जो निर्माण है वो किस प्रकार से किया गया या इसका टारगेट क्या रहा, थोड़ी सी इसके बारे में अपनी बात करें तो एक आयोग का गठन किया गया था 1985-86 के अंदर। उस आयोग का नाम था इराड़ी आयोग। कौन सा आयोग था? इराड़ी आयोग। इस इराड़ी आयोग का गठन किया गया था 1986 में और इसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो सौंपी थी 1987 के अंदर। 1987 में जब रिपोर्ट सौंपी गई तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि राजस्थान का हिस्सा है वो बढ़ाया जाएगा। पानी का हिस्सा है वो बढ़ाया गया। जब राजस्थान के पानी का हिस्सा बढ़ाया गया तो राजस्थान उस पानी का उपयोग करेगा। पानी का उपयोग करेगा तो उपयोग करने के लिए कुछ नहरों का भी क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। तो उनके बारे में भी हम आगे परियोजनाओं के अंदर देखेंगे। तो हमें एक बात तो ध्यान रखनी है कि इराड़ी आयोग का संबंध है वो किसको लेकर के है? वो है राजस्थान और पंजाब और हिमाचल के बीच में सिंचाई जल के बंटवारे को लेकर के है। इसने क्या किया था? जल का बंटवारा किया था तीनों राज्यों के बीच में। अब अपने इस परियोजना में देखेंगे इस परियोजना के अंदर कौन कौन से बांध बने हुए और किस प्रकार से है ये। तो हमने अब तक एक जो बात पढ़ी वो ये पढ़ी कि ये एक नदी है, इस नदी का नाम है सतलज नदी। और सतलज नदी पर हमने कितने बांध पढ़े? 2 बांध पढ़े। एक बांध का नाम हमने क्या पढ़ा? भाखड़ा बांध। और दूसरा बांध कौन सा पढ़ा? नांगल बांध। इधर से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है व्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास नदी। और व्यास नदी आगे चल करके कौन सी नदी में मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है। और यहां पर जो मिलती है यहां पर एक हेड बना हुआ है, एक बैराज बना हुआ है। इस बैराज का नाम है हरिके बैराज। और इस हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है, इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब देखो इस पर कौन कौन से बांध बने हुए? तो इस पर 2 बांध बने हुए। व्यास नदी पर कितने बांध बने हुए? 2 बांध बने हुए। इस बांध का नाम है पडोहे बांध। कौन सा बांध है? पडोहे बांध। और इस बांध का नाम क्या है? पोंग बांध। पडोहे बांध और पोंग बांध। अब देखो पडोहे बांध, पोंग बांध कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। भाखड़ा और नांगल बांध कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। इस पडोहे बांध से एक नहर निकाली गई है। इस पडोहे बांध से क्या निकाली गई है? एक नहर निकाली गई है जो जब यहां पर पानी अतिरिक्त हो जाता है तो उस पानी को कौन से बांध के अंदर लेकर के आया जाता है? भाखड़ा बांध के अंदर। इस नहर का नाम क्या है? तो व्यास सतलज लिंक नहर परियोजना। इस नहर का नाम क्या है? व्यास सतलज लिंक नहर परियोजना। कौन से बांध में पानी लेकर के आती है? पडोहे बांध से भाखड़ा बांध में ये पानी लेकर के आती है। और अपने देखते हैं कि ये नदी जब सतलज नदी आगे बढ़ती है तब इस पर एक और हेड आता है और उस हेड से भी एक नहर निकलती है। कौन सा हेड है ये? तो फिरोजपुर हेड बोल देते हैं, हुसैनी वाला हेड बोल देते हैं इसको। फिरोजपुर जिले के अंदर पड़ता है फिरोजपुर। और इस फिरोजपुर से कौन सी नहर निकाली गई है? गंग नहर। ये गंग नहर भी पानी कहाँ लेकर के आती है? राजस्थान के अंदर लेकर के आती है। तो एक ये डायग्राम अपने को बेसिक पता होना चाहिए कि व्यास नदी पर कौन से 2 बांध है, भाखड़ा बांध कहाँ पर है, नांगल बांध कौन सी नदी पर है, दोनों नदियां मिलती है वहां क्या है,
और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी अपने और बात करें तो ये जो पडोहे बांध है ये मंडी में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंडी। मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और मंडी से अभी सांसद कौन बने पता है क्या? वर्तमान में चर्चा में चल रहा है काम, हाँ, कंगना राणावत है। मंडी हिमाचल प्रदेश से सांसद, लोकसभा सांसद है। और जो पोंग बांध है, पोंग बांध अपने को ध्यान रखना है कांगड़ा के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जिला पड़ता है कांगड़ा, कांगड़ा जिले के अंदर ये स्थित है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ये थोड़ा हम ध्यान रखते हैं। कुछ बातें और लिखनी है वो अपने लिख लेते हैं। पहले हम पडोहे बांध के बारे में कुछ लिख लेते हैं। इसमें जो राजस्थान की हिस्सेदारी है, राजस्थान की हिस्सेदारी वो हमें ध्यान रखनी है। पडोहे बांध के अंदर राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 20% है। कितने प्रतिशत है? 20% हिस्सेदारी है। यहां पर कुल विद्युत का जो उत्पादन होता है, जो पडोहे बांध है वहां पर 990 मेगावाट यहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है, जिसमें राजस्थान का कितने प्रतिशत होगा? 20%। जब 20% निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा? 198 होगा ना, हाँ, 198 मेगावाट। राजस्थान की जो विद्युत के अंदर यहाँ पर हिस्सेदारी है वो 20% है, 198 मेगावाट। और जल में भी, सिंचाई के अंदर जो जल होता है उसमें भी हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? 20% है। दूसरा बांध कौन सा है? पोंग बांध। पोंग बांध के अंदर जो राजस्थान की हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी है 58.50% की। कितनी हिस्सेदारी है राजस्थान की? 58.50। अब जल भी इस कुल बांध का 58.50% लेता है और विद्युत भी कितने लेता है? 58.50%। तो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि बाहरी राज्यों में स्थित परियोजनाओं में राजस्थान की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कौन से बांध में है राजस्थान की? तो पोंग बांध के अंदर है, लगभग 58.50% है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहाँ जो विद्युत का उत्पादन होता है वो उत्पादन होता है 396 मेगावाट। जल विद्युत का उत्पादन कितना होता है? 396 मेगावाट, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है इसका अपने लगभग 60% निकालते हैं तो 230 मेगावाट आता है। तो राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 230 मेगावाट राजस्थान की हिस्सेदारी प्रतिशत में इतनी रहेगी 58.50। भले जल हो और भले ही ये लाइट हो। और एक बात और हमें ध्यान में रखनी है कि जो इंदिरा गांधी नहर ये है ना, इसमें सर्दियों में जलापूर्ति हेतु
राजस्थान को जो पानी मिलता है गेहूं की सिंचाई के लिए, वो कौन से बांध से मिलता है? वो पोंग बांध से मिलता है। सर्दियों में जो पानी मिलता है गेहूं की सिंचाई के लिए, वो हमें कौन से बांध से मिलता है? पोंग बांध से मिलता है। तो एक बात ये मैं आपको और लिखवा देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं ऊपर, राजस्थान में सर्दियों में से, राजस्थान को सर्दियों में सिंचाई हेतु पोंग बांध से जलापूर्ति की जाती है। जलापूर्ति की जाती है। अखबार पढ़ते हैं आप में से कोई? कौन पढ़ता है अखबार? अखबार नहीं पढ़ते हम। अखबार पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि आज यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, 4 यहाँ मर गए, 3 घायल है, गाड़ी ठोकने वाला गाड़ी लेके भाग गया, है ना? उसमें से अपने कोई काम का नहीं है। क्या क्या काम की बात है उसमें? पेपर में आएगा भी बताओ फलाने एक्सीडेंट के अंदर कितने मरे थे या कितने बचे थे, किनके हाथ टूटे थे, किनके गोडे टूटे थे। पर्सन आना ही नहीं है। पर्सन हमारे हमारे लिए जो पर्सन बनेंगे वो एक तो खेल वाले पर्सन से बनेंगे, एक राष्ट्रीय परिदृश्य होता है उससे बनेंगे, एक अंतरराष्ट्रीय वाले से बनेंगे। ये 3 पेज पढ़ने होते हैं। या एक जो राज्य स्तर के अंदर बड़ी बड़ी खबर होती है, मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा की, उससे बन सकता है। इस खान की नीलामी शुरू हुई है, यहाँ पर सोने के भंडार मिले हैं, बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया इतनी तारीख को, वो पर्सन बनते हैं बड़े। वहां तक हम पहुंचते ही नहीं। हम तो उन्हीं में रह जाते हैं कि फलाने गांव के अंदर चोरी हुई, ये 2 एक्सीडेंट हो गए, फलानी जगह नहर टूट गई, है ना? ये देखते हैं। या किसी को चाकू मार दिया किसी ने, ये न्यूज देखते हैं पहले। वो नहीं देखनी, अगर देखनी है तो ये न्यूज देखनी है जो अपने काम की है ना? भी पर्सन अब बन सकता है करंट का पर्सन, जिसके करंट है सिलेबस के अंदर वो ध्यान रखना कि वर्तमान में विश्व कप चल रहा है। विश्व कप का आयोजन कौन से देश में हो रहा है? यूएसए के अंदर हो रहा है। ये बात याद रखने वाली है। यह भी बात याद रखने वाली है कि विश्व कप के अंदर कितनी टीमें भाग ले रही है ना? ये याद रखने वाली नहीं है कि कौन सा मैच कौन जीता, वो बात याद रखनी नहीं है। कितनी टीमें भाग ले रही है, कौन उसकी मेजबानी कर रहा है, ये बातें याद रखनी है। विश्व कप कितने साल बाद होता है, ये बात याद रखनी है। विराट कोहली ने कितने रन बनाए, याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसी बातें याद करनी है। बना लिया होगा ये। आगे हेडिंग लगा दो इसके बाद, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, ये इतनी। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50:50 में, 50:50 की ये परियोजना है। कितने बांध है इस परियोजना के अंदर? इस परियोजना में 4 बांध है। इस परियोजना में कितने बांध स्थित है? 4 बांध स्थित है। एक छोटा सा डायग्राम बना के लिख देते हैं। ऐसे मान लो ये नदी है, इतनी बना लेते हैं अपने। इस पर एक बांध तो कौन सा स्थित है? गांधी सागर। दूसरा राणा प्रताप सागर। तीसरा जवाहर सागर। और चौथा कोटा बैराज। कोटा बैराज।
ये इतना बना लो। तो आज हमने देख लिया कि सिंचाई किसे कहते हैं। राजस्थान का जो कृषि योग्य क्षेत्र है उसका 2/3 भाग वर्षा पर निर्भर है, और वर्षा राजस्थान में होती नहीं है, होती है तो अनियमित, अनिश्चित होती है, सही जल का अभाव है, भूमिगत जल स्तर गिर रहा है,